नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, सीटेट सीडीपी बाल विकास से आज हम लोग व्यक्तित्व टॉपिक के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। साथियों, हम सभी पिछले पार्ट में यहाँ तक प्रश्नों को यानी 120 प्रश्न देख चुके थे, जिसका आंसर हमने लगाया था ऑप्शन थर्ड परा अहम। प्रश्न कल का ये था आपका, फ्रायड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का वह भाग है जो मोटे तौर पर विवेक से मिलता जुलता है। तो हमने ऑप्शन थर्ड आंसर लगाया था। आज हम लोग देखेंगे यहाँ से आगे के प्रश्नों को। कार्ल रोजर्स के अनुसार कुसमायोजन का आधार वैषम्य है। तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों कि अहम का प्रधान कार्य निम्नलिखित में से क्या है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक रूप से प्रस्तावित तरीकों से उपाहम की इच्छाओं की तुष्टि करना। अगला प्रश्न है साथियों आपका ये कि फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। तो कौन सी है? फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि जन्म से 5 या 6 साल तक। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि लंबे तथा दुबले पतले कद के व्यक्ति को क्रेस्मर के अनुसार किस श्रेणी में रखा जाता है। तो क्रेस्मर के अनुसार लंबे तथा दुबले पतले कद के व्यक्ति को एस्थेनिक श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, जो व्यक्ति संवेदनशील, लजालु एवं संकालु प्रवृत्ति के होते हैं उनकी चित्त प्रकृति को आप किस श्रेणी में रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा साथियों सेरिब्रोटोनिया। ऑप्शन थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, जिस व्यक्ति का शारीरिक कद सुडौल एवं मांसपेशियां मजबूत होती हैं उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है। तो साथियों उसे रखा जाता है मेसोमॉर्फी। ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि जो लोग आराम पसंद, भोजन प्रिय तथा दूसरों का स्नेह एवं प्यार पाने को इच्छुक होते हैं उन्हें निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो उन्हें एंडोमॉर्फी श्रेणी में रखा जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि जो लोग सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने वाले होते हैं, हास्यप्रिय तथा हाजिर जवाब होते हैं उन्हें जुंग के अनुसार किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो उन्हें रखा जाएगा बहिर्मुखी श्रेणी में। ऑप्शन सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किसे आप व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों की सूची में नहीं रखेंगे। तो नहीं रखने की बात यहाँ पर की गई है। ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा स्कूल, शारीरिक गठन, तंत्रिका तंत्र, पीयूष ग्रंथि, ये सभी जैविक निर्धारकों की सूची में रखे जा सकते हैं, रखे जाएंगे। तो डी के साथ यानी ऑप्शन 4 के साथ हमारा आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिबल से व्यक्ति दैनिक जीवन में किस प्रकार से बचाव करता है। मनोरचनाओं द्वारा, गहरी नींद लेकर, समस्या समाधान द्वारा या फिर मनोचिकित्सक की सलाह लेकर। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मनोरचनाओं द्वारा। तो फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि कैटल द्वारा कितने मूलशील गुणों को व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन है 22, 23, 35 या फिर 16। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, 16 माना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे
वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या कितनी बताई है? तो वुडवर्थ ने इनकी संख्या 12 बताई है। ऑप्शन थर्ड आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्रक्षेपण विधियों में रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो यह किया हरमन रोरसा। इनके नाम में भी रोरसा है और इनके रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण इसमें भी रोरसा है, तो हरमन याद रखेंगे, बाकी सब में भी रोरसा आया हुआ है। तो अगला प्रश्न आपका ये रहा, हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो जो हिप्पोक्रेटस है इन्होंने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वह संवेग के आधार पर किया है। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो क्रेस्मर और शेल्डन हो जाएंगे ऑप्शन फर्स्ट। इन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? तो टर्मन ने जो है बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। ऑप्शन सेकंड सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? फ्रायड है, जुंग है, एडलर है या फिर आलपोर्ट है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर जुंग, ऑप्शन सेकंड। व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी वर्गों में विभाजित करने वाले वैज्ञानिक कौन है? जुंग है। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है कल्पना एवं विचार शक्ति के आधार पर किया है। ऑप्शन फोर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए या फिर क्या जरूरी है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है, आवश्यक है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यह है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के मापन के लिए साक्षात्कार का उपयोग करते हैं? एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक, कंपनी का एक कार्मिक पदाधिकारी, एक सामाजिक कार्यकर्ता या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका ये दिया गया है कि निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। उनकी विशेषताएं दी गई हैं और उनका व्यक्तित्व। तो बहिर्मुखी वो व्यक्ति होगा जो सामाजिक होगा, सामाजिक प्रवृत्ति वाला होगा। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपका 1 2 3 4 करके ऑप्शन दिया गया है और इसमें आपका आंसर बताना है। तो राजनीतिक सामाजिक वाला बहिर्मुखी हो जाएगा। अब यहाँ पर दो बार बहिर्मुखी आया है, इस चीज़ को देखना है। तो राजनीतिक वाला ए वाला में भी है, बहिर्मुखी फर्स्ट में भी है और फोर्थ में भी है। अब देखिए उभयमुखी जिसमें दोनों गुण होंगे उभयमुखी होगा, और यहाँ पर अंतर्मुखी दिया गया है जो कि एकांगी। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो पहला वाला तो हमारा पहले के साथ जाएगा, ये बहिर्मुखी का ही होगा, इसी की विशेषता है। और उसके बाद से जो सेकेंड वाला है चिंतित स्वभाव वाला,
ये क्या होगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी यानी इस बी वाला जाएगा सेकेंड के साथ। और जो तीसरा दिया गया, जिस व्यक्ति में न तो अधिक तीव्र हो न एकांकी हो, यानी ये उभयमुखी हो जाएगा, यानी दोनों गुण है। सी वाला थर्ड के साथ जाएगा। आवश्यकता अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन कर लेने वाला, ये जो है बहिर्मुखी में चला जाएगा। यानी ये तो लाइन से ही हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, तो जो कि हमारा ऑप्शन थर्ड में है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, सुमेलित। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यही रहा कि निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनना है, कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य के लिए जब पूछा गया है तो हम लोग देखते हैं, व्यक्तित्व केवल शारीरिक गुणों का संगठन होता है। व्यक्तित्व गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति को अपूर्व समायोजन करने में मदद करता है। व्यक्तित्व एक मनोशारीरिक तंत्र है। तो ये तीनों पॉजिटिव हैं। यहाँ पर अगर व्यक्तित्व केवल शारीरिक गुणों का संगठन है, ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट। अब अगला प्रश्न आपका यह है, दिया है सूची 1 के पदों को सूची 2 से सेकेंड सूची से सुमेलित करना है। तो थोड़ा सा और स्क्रीन को छोटा करेंगे। अब हम इस प्रश्न को देखेंगे। दिया गया है कि TAT 16 PF IPQ और EPPS एडवर्ड, यानी ये किनके द्वारा कौन सा परीक्षण दिया गया है, यहाँ पर इसको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला है TAT मॉर्गन व मुर्रे, अगर आपको याद होगा मॉर्गन व मुर्रे क्वेश्चन में हमने कराया था। यानी पहले का थर्ड जहाँ भी होगा, अब बाकी आपको नहीं देखना है, कहीं भी पहले का थर्ड यहाँ पर नहीं लगाया गया है, केवल थर्ड में लगाया गया है। अब सेकेंड का 16 PF आपको लगाना है, तो सेकेंड का जाएगा 4 के साथ कैटल, और थर्ड का जाएगा सेकेंड के साथ यानी आइजेक, और 4 का जाएगा आपका फर्स्ट के साथ एडवर्ड। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। थर्ड के साथ आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर कि रोरसाप परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी सत्य नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, रोरसाप परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप से नैदानिक जांच करता है। ये वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों कि व्यक्तित्व के समष्टि मूलक उपागम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें भी यही पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यह नियम प्रस्तुत करता है जो सभी लोगों के व्यवहार की व्याख्या करते हैं। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। और आखिरी प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के आधारभूत स्तंभ हैं उपाहम, अहम तथा पराहम। इन तीनों का क्रमशः प्रतिनिधित्व किया जाता है, यानी किसमें किया जाता है, ये पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड। तो सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।